याद करो, याद जैसा मुझे करीब से याद करो तो सुनाओ। अमन तो पहले याद करो। हाँ हाँ याद करो। पापा याद करो। जो भी हम लोगों में साथ जुड़े हैं सभी अपने माइक जो है वो म्यूट रखें, नहीं आवाज नहीं पहुंचेगी सही से। हमारे साथ में मुझे लगता है संजय सर शायद जुड़ चुके हैं। हरिओम जी, क्या संजय सर जुड़ चुके हैं? जी मैडम, जुड़ चुके हैं। जी, भदौरिया सर जुड़ गए हैं? हाँ जी, जुड़ चुके हैं। ठीक है, शुरू करा जाए फिर कार्यक्रम जी को। जी जी मैडम। आज हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे मध्य में डॉक्टर संजय सिंह बघेल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनका एक व्याख्यान आज हम सब लोग सुनेंगे, जिसका विषय होगा व्यक्तित्व निर्माण में भाषा की भूमिका। सांस्कृतिक समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस विशेष व्याख्यान श्रृंखला के आयोजन में आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे मध्य में सांस्कृतिक समिति के चेयरमैन प्रोफेसर संतोष सिंह भदौरिया सर हैं। सर का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मध्य में। हमारे सांस्कृतिक समिति के अन्य सम्मानित सदस्य, संयोजक महोदय और अनेक शिक्षक और हमारे शोधार्थी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। राजभाषा अनुभाग से हमारे साथ में हरिओम जी जुड़े हुए हैं। मैं सांस्कृतिक समिति की ओर से आप सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे इस व्याख्यान के जो वक्ता हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, वो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम की या हर कार्यक्रम की एक
आवश्यक जो कार्यवाही है कि जो अन्य श्रोता हैं उनके मध्य में हम अपने आज के मुख्य अतिथि का, मुख्य वक्ता का परिचय प्रस्तुत करें। जो संजय सिंह हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रारंभ में ही जैसे मैंने बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका मीडिया, सोशल मीडिया और विज्ञापन में विशेष कार्य है। संजय जी जुड़ गए हैं? हाँ सर, संजय जी जुड़ गए हैं, मैंने पता कर लिया सर जी। नमस्कार, ठीक है, प्लीज प्लीज करिए जी। और मोटिवेशनल स्टोरी लिखना सर का की विशेष रुचि है। अब तक जो है सर, हाँ भदौरिया सर माइक म्यूट कर लीजिए सर, आपका नहीं आवाज इको होगी। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। जो मोटिवेशनल स्टोरी लिखना सर की रुचि में शामिल है। अब तक जो है सर की 7 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 5 किताबें हिंदी भाषा में हैं, 2 अंग्रेजी में हैं। वो मुख्य रूप से जो किताबें हैं वो हैं विज्ञापन और ब्रांड, मीडिया का बाजारीकरण और भारतीय लोकतंत्र, संचार, समाज और साहित्य, प्रायोगिक हिंदी, प्रकाश की चाह, सोशल मीडिया एंड इंडियन यूथ सर की अंग्रेजी भाषा की किताब है। आपकी दूसरी अंग्रेजी की जो किताब है वो है एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया, स्टेटस इन मिडिल ईस्ट, ये जर्मनी से प्रकाशित है। आप बहुत सारे मैम वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सबके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है या किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं पहुंच रही है? एकदम क्लियर आवाज है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैम बहुत स्लो आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, 1-2 के पास में जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी वहां नहीं पहुंच रही होगी। सर बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं। विज्ञापन और ब्रांड किताब के लिए हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सर को सम्मानित किया है। सर को यूनेस्को सम्मान मिला है। मीडिया लेखन में चीन का प्रतिष्ठित CRICCN सम्मान मिला है। कहानी लेखन में सर को प्रेमचंद सब पुरस्कार मिला है। विभिन्न देशों की शैक्षिक यात्राएं की हैं और ICSSR से एक यूजर प्रोजेक्ट है जिस पर सर काम कर रहे हैं। परिचय बहुत लंबा है लेकिन समय की हमारी अपनी सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं। हम निश्चित रूप से आज अपने मुख्य वक्ता के विचारों से अभिभूत होना चाहेंगे, उन्हें सुनना चाहेंगे। मैं सर के स्वागत कथन के लिए अपनी सांस्कृतिक समिति के जो अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष भदौरिया सर से अनुरोध करूंगी कि वो आए, आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके सम्मान में अपने कुछ वचन। बहुत आभार अमृता जी। और हमारे बीच डॉक्टर अमृता जी अभी आपसे मुखातिब थी। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय सिंह जी जो दिल्ली में हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं और जाने माने विद्यार्थियों के बीच में बहुत लोकप्रिय वक्ता के रूप में उनकी पहचान है। वो सिर्फ प्रिंट मीडिया ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मंचों से अपनी बात कहते रहे। हमारे साथ सांस्कृतिक समिति, केंद्रीय सांस्कृतिक समिति, उन सब का भी स्वागत है। राजभाषा से हरिओम कुमार जी हैं जो इस कार्यक्रम को तकनीकी तौर पर संचालित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारे जुड़े शोधार्थी, विद्यार्थी, प्रिय छात्र छात्रा। आप सभी जानते हैं कि जो भाषा है वो एक ऐसा माध्यम है हमारी अभिव्यक्ति का जिसके बगैर समाज में, साहित्य में, कला संस्कृति में या जितने भी क्षेत्र हैं हमारी अभिव्यक्ति के हो सकते हैं, भाषा के बगैर काम हमारा नहीं चल सकता है। ये भाषा ही हमारी अस्मिता को निर्धारित करती है, हमारी पहचान को निर्धारित करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषा किसी टकसाल में नहीं बनती है, किसी फैक्ट्री में निर्मित नहीं होती है। भाषा आम जन के बीच, सड़क पर,
और सबसे बड़ी भूमिका बाजार की हो। आज के समय के दौर में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और तमाम विदेशी भाषाएं हमारे बीच में हैं। तो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में हमारी मातृभाषा या मानक भाषा हिंदी खड़ी बोली क्या भूमिका अदा करती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से ही, हमारी अभिव्यक्ति से ही बनती भारतीय कोई भी भाषा तो पहचान में होती है। तो ये आपके में भारतीय भूमिका हो सकती है, इसको लेकर जी आज ठीक कर और हमारी माननीय कुलपति महोदया का लगातार ये आग्रह रहता है, निर्देश बात की कोई भी किसी में तो उसको कैसे तैयार होना चाहिए, ये भी पहनावा का भाषा उस बड़ी भी चीज में मन पर हो किसी समाज से जाती है, हमारी पहचान दिखती है। कई विदेशी विद्वानों के हाथ से कहा जाता है कि हम वो हम कोई कर हो तो हिंदी में कर और ये बात बहुत खराब, उसके सेंटेंस फ्रेमिंग खराब हो, बोल पा हो। कहना है कि जब आप हिंदी बोलते हैं या भारत की कोई भाषा बोलते हैं तो आपके भारतीय होने का जो एहसास है वो प्रबल होता है और आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए जब कोई भाषा आप बोले तो उस भाषा में आपकी सर्वाधिक अभिव्यक्ति, सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है। और डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी इसके आधिकारिक विद्वान हैं। लगातार वो छात्रों के बीच में जाते हैं, अपनी बातचीत को रखते हैं और आज मैं समझता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से वो हमारे छात्र छात्राओं से मुखातिब हैं, कुछ बहुत ज़रूरी बातचीत वो करेंगे। और मैं हरिओम जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनकी बातचीत को वो रिकॉर्ड करें, जिससे वो लिखित रूप में भी हमारे पास मौजूद रहे और भविष्य में उसको हम पढ़ सकें, सहेज सकें। तो मैं अमृता जी का एक बार आभार फिर व्यक्त करते हुए जितने लोग जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक समिति के सदस्य, हमारे अन्य शिक्षक साथी, हमारे छात्र छात्राएं और ख़ास तौर पर हमारे जो आज के वक्ता हैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अमृता जी से ये आग्रह करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता से अनुरोध करूंगी कि बिना किसी औपचारिकता के हम आज के अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें। सर, आप बोलना प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमृता जी और प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी। देश की सांस्कृतिक नगरी के केंद्रीय सांस्कृतिक विभाग, आवाज आ रही मेरी? क्योंकि आप लोग की आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही थी। सर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, क्योंकि मुझे सुनाने में प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों की। चलिए, देश की सांस्कृतिक नगरी के केंद्रीय सांस्कृतिक समिति के लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय
प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव मैडम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने मंच में इस सांस्कृतिक समिति में अवसर दिया मुझे बोलने के लिए। साथ ही मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी का, जिन्होंने मुझे ये दूसरी बार मौका दिया। ये कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरा सपना होता था कि मैं जाकर वहाँ पढ़ूंगा, और मेरा एडमिशन भी हुआ था, मैं बताऊं 1990 में 1990 में 1 महीने लगभग मैं दारागंज में रहा, जहाँ निराला जी की मूर्ति है वहाँ। लेकिन कुछ वजहें थी जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पढ़ने का सपना था वो नहीं कर पाया। और साथ ही यहाँ पर जो कार्यक्रम की संचालन कर रही हैं डॉक्टर अमृता और सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों और शिक्षकों का, और खास करके उन छात्रों का जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक ऐसा विषय दिया जो बहुत ही रुचिकर है और बहुत मुझे अपने पसंद का विषय है, जिसमें मूलतः मैं कई बार प्रायः बोलता रहता हूँ। जैसा कि भदौरिया साहब ने मेरे बारे में थोड़ा बताया कि बच्चों के बीच में जाना और अपनी बात रखना, और खासकर मुझे लगता है कुछ जो मेरा थोड़ा बहुत ज्ञानार्जन हुआ है अभी तक, उसके माध्यम से मैं एक मार्गदर्शन कर पाऊँ, तो मैं अपने को अहोभाग्य समझता हूँ। तो जैसा कि विषय है, मैं थोड़ा आपके साथ पीपीटी शेयर करते हुए बोलूँगा, और बीच में यदि आप लोग थोड़ा सा कैमरा जिनका नेटवर्क सही है तो खोल लें, क्योंकि भाषा की बात हो रही है और बॉडी लैंग्वेज के ही माध्यम से, दैहिक भाषा के माध्यम से सही आपकी प्रतिक्रिया और स्वीकारोक्ति मिलती रहे तो मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, फिर अपनी बात रखता हूँ। आपके पास विजुअल है क्या, दिखाई दे रही है पीपीटी मेरी? जी सर। यस सर। हाँ सर, दिख रही है। यस सर। जी तो मैं आज का जो बहुत रुचिकर विषय है, व्यक्तित्व निर्माण में भाषा की भूमिका, इसकी शुरुआत मैं एक संस्मरण से करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे, बीच में जो खड़े हैं शख्स, ये हैं डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी साहब, जो आरबीआई के कभी गवर्नर हुआ करते थे 2000 से 2005 के बीच। उसी दौरान मैं बैंक में नौकरी करता था। वो संस्मरण मैं सुनाना चाहूँगा कि भाषा का महत्व कितना है। तो मैं बैंक में कारपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, कारपोरेट संचार विभाग, वहाँ पे मैं उस समय काम कर रहा था, और मुझे मौका मिला था कि जो वार्षिक समारोह होता है इनका, एक तरह से राजभाषा दिवस जिसको होता है, और आरबीआई के गवर्नर द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी उपलक्ष्य में मैं भी आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है बॉम्बे में, मुझे भी जाने का मौका मिला अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, क्योंकि मुझे भी एक छोटा सा पुरस्कार मिला था। तो इस पुरस्कार समारोह में जब डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी साहब ने अपनी बात रखी, वो बहुत ही रुचिकर थी, जो भाषा से सीधी जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपना जीवन का भाषा से जुड़ा हुआ एक अनुभव सुनाया। कहा कि मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो इकोनॉमिक्स से किया, एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। मेरी मातृभाषा तेलुगु थी और पढ़ने का माध्यम अंग्रेजी था। और उसके बाद मैं एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चला गया, लंदन। वहाँ से मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया। फिर उसके बाद मैंने वहीं से पीएचडी की। और जब ये पढ़ने के पूरा बाद हमारी जो पहली नौकरी मिली, तो हमें अपने ही विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में मिली। और जब मैं लेक्चरर के रूप में ज्वाइन कर लिया अपनी यूनिवर्सिटी, मतलब उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, तो 1 महीने बाद लगभग जब मेरा महीना पूरा हो गया, तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंचा। और मैंने, क्योंकि तेलुगु मुझे आती थी और अंग्रेजी आती थी, हिंदी मुझे आती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में पूछा अकाउंटेंट से कि सर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव माय सैलरी बिकॉज़ आई हैव कंप्लीटेड 1 मंथ। उन्होंने अंग्रेजी में बात की, तो उन्होंने कहा, जो अकाउंटेंट थे उन्होंने कहा परसों, क्योंकि सर को हिंदी नहीं आती थी
और अकाउंटेंट अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं जानते थे और तेलुगु भी बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। उन्होंने हिंदी में कहा परसों, तो वाई रेड्डी साहब बोलते हैं प्रश्नाकुल होकर के, परसों मीन्स टुमारो। तो अकाउंटेंट रिप्लाई करते हैं नहीं, टुमारो में एक और मारो, मतलब टुमारो में जब और मारोगे तब परसों बनेगा। तब उन्होंने वाई रेड्डी साहब ने भाषा का महत्व बताया कि मैं उस दिन समझा कि भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी काम कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी संपर्क की भाषा, आम बोलचाल की भाषा आप नहीं जानते हैं, तब तक आप किसी भी व्यक्ति से सीधा और सही ढंग से प्रभावी संप्रेषण और संचार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी सैलरी के लिए भी कम्युनिकेशन करने के लिए आपके लिए वो बहुतायत में जाने जाने वाली भाषा कोई भी हो, उसको जानना जरूरी है। तो ये एक विषय था कि कैसे भाषा समय, काल और देश सापेक्ष होती है। इसलिए हम जहाँ भी काम करें, जिस रूप में भी काम करें, एक थोड़ा बहुत आप वहाँ की भाषा जान लेते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को और प्रभावी बना देती है। ये ऐसा कहना डॉक्टर वाई रेड्डी साहब का था, इसलिए मैं उनका ये अनुभव सुनाया, क्योंकि मुझे ये बहुत रुचिकर लगा था उनका ये संस्मरण। तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करूं और फिर आगे आपकी अपनी बात प्रारंभ करूं। तो सबसे पहले अब हम प्रारंभ करेंगे कि भाषा होती क्या है, इसका महत्व क्या होता है। तो थोड़ा यहाँ हम भाषा की यदि परिभाषाएं देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, लैंग्वेज इज द लाइट ऑफ माइंड, जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं। मतलब भाषा जो होती है दिमाग की एक ऐसी ज्योति होती है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरी जो परिभाषा यदि हम देखें वो है द लिमिट ऑफ माई लैंग्वेज इज द लिमिट ऑफ माई वर्ड। मतलब भाषा की सीमितता ही हमारे पूरे सांसारिक जीवन को सीमित बना देती है। आप किस तरह की भाषा बोलते हैं, कितनी विनम्रता के साथ बोलते हैं, कितने रोचक ढंग से बोलते हैं, कितने प्रभावी ढंग से बोलते हैं, या कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे आपके सांसारिक जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए कहते हैं कि द लिमिट ऑफ माई लैंग्वेज इज द लिमिट ऑफ माई वर्ड। कंक्लूजन के रूप में कहें, निष्कर्ष रूप में कहें, तो लैंग्वेज इज द व्हीकल दैट वी यूज इन द प्रेजेंटिंग द आइडिया थ्रू फीलिंग एंड ओपिनियन टू द वर्ल्ड। एक तरह से भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव एवं विचारों को दुनिया के सामने व्यक्त करते हैं। इसीलिए भाषा को बहुत महत्व दिया जाता है पूरे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, क्योंकि भाषा जो भी हम जीवन में होते हैं वो भाषा के माध्यम से ही होते हैं। यदि हम समग्र रूप से भाषा की परिभाषा देखें तो वो है व्यक्तित्व सोचने, विचारने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक विशिष्ट तरीका होता है। हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व मूड, दृष्टिकोण और विचारों को गले लगाना और अन्य लोगों के साथ बातचीत में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। इसमें व्यवहार संबंधी विशेषताएं शामिल हैं तो अंतर्निहित हैं और अधिग्रहित दोनों, जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है। एक ऐसी चीज व्यक्तित्व ही है क्योंकि हर एक आदमी, इंसान को भगवान ने सबको एक जैसा निर्मित किया है और सबको 24 घंटे और 7 दिन दिए, इससे ज्यादा किसी को नहीं दिया है। लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व भी किसी को महान बना देता है, किसी को सफल बना देता है और किसी को असफल बनाता है। और व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल होता है। व्यक्तित्व को पूरे समग्र व्यक्तित्व को करने में भाषा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब हम पूरे अभी तक के अनुभव की हम बात करें, जो मैंने बैंकिंग करियर के दौरान देखा, विदेशों में पढ़ाते हुए देखा, चाहे यूएसए में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, और बहुत जगह व्याख्यान के माध्यम से देखा, कई पैनल में जाकर मैंने देखा, यदि जीवन में हम सफलता के 3 सूत्र चुने तो वो क्या है। तो आप देखेंगे सफलता के जीवन में 3 सूत्र होते हैं। एक है नॉलेज। नॉलेज का मतलब आप ज्ञान जो आप प्राप्त करते हैं, जैसे आपकी मान लीजिए आईएएस का एग्जाम देने के लिए है तो आपका नॉलेज कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन तक होनी चाहिए और 45% अंकों के साथ होनी चाहिए।
थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है, लगता है किसी का माइक खुला हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। जी, थोड़ा वाइब्रेशन आ रहा था जी। तो ये जो जीवन के 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो कोई भी व्यक्ति जो इन तीनों सूत्रों को समझ गया तो वो जीवन में हमेशा सफलता की ही सीढ़ियां चढ़ेगा। तो उसमें सबसे पहला पायदान होता है ज्ञान का, नॉलेज का। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मुझे एक बार मौका मिला वहाँ जाने के लिए, मेरा व्याख्यान था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो सबसे पहले आप गेट में घुसते ही जिस शख्स की एक मूर्ति लगी है वो है हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और उनके मूर्ति के नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। मतलब एक व्यक्ति जो एकदम से छोटी जात में पैदा होकर भी अपने ज्ञान के माध्यम से इतना ज्यादा ज्ञान अर्जित करता है कि दुनिया में नॉलेज का सिंबल बन जाता है, ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। तो वो ज्ञान यदि आपके पास है तो आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस परिस्थिति में आए हैं, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं रह जाती यदि आपके पास ज्ञान आ जाता है। क्योंकि पहले का जमाना नहीं है कि मनी मेक्स मनी। अभी का जमाना, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ जो होता है माइंड्स मेक मनी चलता है। मतलब जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास दिमाग है, वो पैसा भी बना सकता है, शोहरत भी बना सकता है और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। दूसरा है इंफॉर्मेशन। आप देखिए कि जब हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, कई बार मैं बोलने जाता हूं तो मैं देखता हूं कुछ क्षेत्रों में इतना ज्यादा नौकरी की भीड़ है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मैंने कुछ 200-300 वर्ष पहले एक विज्ञापन देखा, चपरासी का आया, बीच में पटवारी का आया। तो वहां जो अप्लाई करने वाले 250 पोस्ट के लिए लोग जो है 23 लाख एप्लीकेशन आते हैं, और उसमें से 23 लाख 1600-1700 लोग लगभग पीएचडी धारक थे, लगभग 5 से 6 हजार लोग एमटेक और बीटेक थे, इसी तरह 4-5 लोग एमबीए बीबीए वाले थे, और एमए बीए वालों की संख्या तो अनगिनत थी। लेकिन जबकि उसकी मिनिमम योग्यता थी 10वीं पास। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन क्योंकि हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते। आज हम लोग जब डिजिटल टेक्नोलॉजी में हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े हुए हैं, तो यदि आपके पास छोटी सी स्किल है, आप थोड़ा सा नॉलेज किसी एक क्षेत्र में रख लेते हैं, तो जो आप एक तरह से ट्यून की नौकरी के लिए भटक रहे हैं 20 से 30 हजार के लिए, वो मैं बताऊं, मैं कई जगह ऐसे कमेटीज में हूं और मैं जब देखता हूं कि मुझे अच्छा नॉलेजेबल वर्कर नहीं मिलता है। भीड़ तो बहुत लोगों की है, लेकिन जब हम 30 से 40 हजार की नौकरी की बात करते हैं तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इतने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारे सोशल मीडिया में 60 तरह के कंटेंट राइटर के एकदम से फील्ड में जो बच्चों को नहीं पता है। तो नॉलेज एक होने के बाद भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि इंफॉर्मेशन पा लेते हैं और आपकी योग्यता उसके अनुसार सूट करती है तो आपको जो भी चाहिए वो जॉब मिल सकता है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेशन स्किल। नॉलेज एक तरफ है, इंफॉर्मेशन एक तरह है। आप नॉलेज लेके बैठे रहिए, लेकिन जब आपका साक्षात्कार होता है, जब आपकी परिचर्चा होती है, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। मैं कई बार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एनटीपीसी, बैंक के कई पैनल में जाता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं देखता हूँ बच्चे ने 90% लेकर आया है किसी यूनिवर्सिटी से, कहीं से 95 लेकर आया, कहीं से 80% लेकर आया है। और जब हम बोलते हैं कि बेटा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, आप में ऐसी कौन सी योग्यता है कि आपको हम ये सेलेक्ट करें इस पोस्ट के लिए, तो बच्चा 2 से 4 लाइन बोलने में घबराने लगता है। जबकि 60% वाला व्यक्ति वो जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जुड़ा रहता है। उसकी पर्सनालिटी क्या है? बहुत सारे लोगों से बात करना, बहुत सारे एक्टिविटीज में शामिल होना, बहुत सारा मंचीय गतिविधियों में भाग लेने से उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। तो वो 55 से 60% लाने वाला व्यक्ति जो है, जो मैं जानना चाहता हूँ, जैसा मैं उससे सुनना चाहता हूँ, वो बोलने में सक्षम होता है। और 90 से 95% पाने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पाता। तो ऐसा नॉलेज किस काम का जो सिर्फ आपकी डिग्रियों में है, जो आपके मार्कशीट में है, लेकिन जहां प्रस्तुति करना है वहां आप नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व होता है वो बाहर ही जाकर निखरता है। अंदर तो नॉलेज सबके भीतर भरा हुआ है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम क्या करते हैं, 50 और 55% और 60% वाले व्यक्ति को इसको अंदर कर लेते हैं और 90% वाले को बाहर कर देते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो 60% वाला है
वो 60 लोगों के यदि क्लास में पीजीटी टीजीटी बनता है उसको वो कंट्रोल कर लेगा। उसके पास इतनी सामग्री है कि वो रुचिकर बना करके, मनोरंजक बना करके अपने से जोड़ लेगा लोगों को, बच्चों को कंट्रोल कर लेगा और 90% वाला सिर्फ ज्ञान की ही बातें बता बता कर उसको बोर कर देगा। तो हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज ही नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ वो कम्युनिकेशन स्किल और इंफॉर्मेशन की समग्रता चाहिए, जिससे पूरे व्यक्ति का समग्र विकास होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए। फिर एक कम्युनिकेशन स्किल में, भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण और चीज होती है, जिसको कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं कि आपकी भाषा का परिलक्षण जो आप प्रदर्शित करते हैं जब आप बोलते हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है या निगेटिव एटीट्यूड के साथ है। ये मैंने सीखा जब मैं बैंक में पहली बार ज्वाइन किया। 2 महीने मेरी ट्रेनिंग हुई अहमदाबाद में। उसके बाद मेरा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं आज की डेट पे, वहां मेरी पहली पोस्टिंग थी उस बिल्डिंग में। तो मुझे जिस विभाग में रखा गया, कारपोरेट संचार विभाग में, तो मेरे पास थे कर्नाटक के उमाकांत स्वामी जी। तो उन्होंने एक बात पहले ही दिन पूछी मेरी, एक तरह से भी प्रोफाइल देखते हुए और सब कुछ उन्होंने जज किया। पहले तो बोला कि आप फाइल वगैरह देखिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस विभाग में काम करिए और आपको बाहर का काम दिया जाता है, कभी भी ना नहीं बोलना है किसी काम के लिए, काम कितना भी कठिन हो। ये चीजें मैंने गांठ बांध ली। तो ऐसा होता था कि ये चीजें कहीं कहीं बात होता है कि दिमाग में बैठ जाती है, उसी तरह कि हमें ना नहीं बोलना है, काम कितना भी संभव हो, क्योंकि मुझे लगता था कि संभव कुछ दुनिया में होता नहीं है, यदि आप चाहें तो कुछ भी संभव है। अब निगेटिव और पॉजिटिव सोच का अंतर क्या होता है, मान लीजिए हम एक उदाहरण ही लेते हैं, बैंक का उदाहरण लेते हैं। जब मेरे पास अपने कैबिन से निकल के हम लोग क्यूबिकल में बैठते थे वहां पर, तो वहां देखते थे कि बहुत सारे ऑफिसर बैठे रहते थे नए। भाई 1 मिनट इधर आना, बोलते हैं ये काम है, ये आपसे संभव हो पाएगा क्या, बाहर जाकर के आप कर पाएंगे? तो पहला व्यक्ति मान लीजिए एक्स है, तो वो बोलते था सर ये तो काम मैंने कभी किया नहीं, मुझे नॉलेज भी नहीं है कुछ है, और आप नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज माफ कीजिए मुझे। तो उनका काम वहां, उनकी पूरी संभावना कुछ नया जानने की, कुछ नया सीखने की वही खत्म हो जाती है। लेकिन ये पॉजिटिव माइंडसेट वाले को जब वही बॉस बुलाता है मिस्टर वाई को, और वाई को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप यह काम कर पाएंगे, तो वो बोलता है सर कोई दिक्कत नहीं, मुझे काम आता तो नहीं, लेट मी ट्राई, आप अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, देखते हैं कैसे मैं कर पाऊंगा, यदि जहां भी मुझे कुछ परेशानी होगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा। उनका ये पॉजिटिव एटीट्यूड एक काम दिलाता है, और मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा जी। कोई प्रॉब्लम है, आवाज आ रही बीच में? नहीं सर ठीक है, आवाज आ रही है जी। तो इसको मैं, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मुझे कोई भी काम नहीं आता और मैंने अपने बॉस से या जहां भी हम काम कर रहे होते हैं, लेट मी ट्राई, एक बार मौका दीजिए, कोशिश करता हूं। तो आप एकदम अननोन काम को क्या है, जैसे ही स्वीकार करते हैं, तो आप स्वीकार के साथ ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आपके मन में आएगा मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन पॉसिबल कैसे होगा? तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले बॉस से ही पूछते हैं, सर मैंने, आपने कहा था कि अभी ना नहीं बोलना है, तो हमने ना नहीं बोला, लेकिन थोड़ा सा बताइए सर बहुत कैसे धीरे आ रही है जी। आवाज आ रही है? सर, बहुत धीरे आ रही है। आ रही ना आवाज? आ रही ये दूसरों को जिनको आवाज कम आ रही है उनके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा, आवाज सर की सही से आ रही है सर, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने बॉस से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि देखिए भाई हमें भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पहली बार काम आया है, एक काम करो, आप 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे या वहां पर मिस्टर वाई से जेड बैठे हैं, आप उनके पास जाइए, उनको थोड़ा आइडिया है, बिकॉज ही हैज डन दिस काइंड ऑफ द वर्क अर्लियर, वो पहले इस तरह का काम कर चुके हैं, उनके पास अनुभव, आप उनसे थोड़ा आइडिया ले लो। मैं मिस्टर जेड के पास जाता हूँ, जेड बोलते हैं यार ये तो मैंने किया है, लेकिन बहुत समय हो गया, लेकिन लाओ क्या है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो तुम? तो वो थोड़ा सा मुझे मान लीजिए 50% आइडिया देते हैं। तो 50% आइडिया जो देते हैं, तो उससे मेरा 50% काम तो आसान हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गिलास आधा भरा है या गिलास आधा खाली है। अब सोच कर है तो 50% उन्होंने सॉल्व कर दिया, अब 50% जिन्होंने काम असाइन किया है, जिन्होंने काम मुझे दिया है, मैं उनसे बोलते हैं सर ये काम के पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या था, अब धारणा क्या है, थोड़ा सा बता दें।
तो यदि आपको वो व्यक्ति जिसने सोचा है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया देता है। इस तरह आपका काम 70% होता है। फिर थोड़ा सा आप सर्च करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा जुटाते हैं, और आप काम मान लीजिए कि बिल्कुल जो काम नहीं जानते हैं उस तरह आप पूरे काम को 70% जब आपका बन गया तो 30% आप अपने आप कर लेते हैं। इस तरह से जिंदगी में रिसर्च होता है और नई चीजें जानने की शुरुआत होती है। इसलिए कहते हैं कि आप पॉजिटिव बोलते हैं या निगेटिव बोलते हैं, हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, पूरा व्यक्तित्व आपके इसी हाँ और ना में निर्भर करता है। और यही ना और हाँ और ना आपके पूरे कम्युनिकेशन संचार को कहें, व्यक्तित्व को प्रभावी संचार से अभिव्यक्त करने का एक नजरिया बन जाता है, एक तरीका बन जाता है, और आपकी पहचान उसी व्यक्ति में होती है। कई बार आपको लगता होगा कि किसी व्यक्ति के साथ आप खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेंट आने लगते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगते हैं, आप सकारात्मक सोचने लगते हैं, और कई व्यक्ति से आप देखते ही दूसरे किनारा करने लगते हैं, क्योंकि वह लगता है वो आपका समय गंवाएगा और मुझे लगता है आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो नजरिया बनता है एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे रे मना धीरज से सब हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पूरी पर्सनालिटी भी यही भाषा से बनती है कि आपका नजरिया कैसा है। तो इसको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा हम देखें, यहाँ पे फिर एक पीपीटी आपके सामने दिखाई दे रही होगी कि आपको कम्युनिकेट करना है किसी चीज को, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, आपको बोलने से पहले करना क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी कम्युनिकेशन प्रोसेस में पूरा है, संचार की पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है लिसनिंग। आप कितनी गंभीरता के माध्यम से किसी चीज को सुनते हैं। यदि आप पूरी गंभीरता के माध्यम से जितनी ज्यादा अच्छे ढंग तरीके से सुनते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग का परसेंटेज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी में, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। यदि बोलना चांदी है तो ना बोलना, सुनना सोना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, और कई बार आपका बनता बनता काम बिगड़ जाता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि दीवालों को भी कान होते हैं, जो काम करने वाला है वो उसके पास वो बात पहुंच जाती है और वो बोला अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा ओपिनियन रखता है, मैं तो उसको बहुत भला आदमी समझता हूँ, बस यहीं से आपका काम बिगड़ने लगता है। तो इसलिए जीवन में यदि कहें कि हमें समस्याएं सबके पास होती है, लेकिन उस समस्याओं को समझ करके अभिव्यक्त कैसे करना है। यदि आपके मन में कोई निराशा है तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मेरे पास आई थी। यदि आप उसका मर्म समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस लिसनिंग प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कविता है, बहुत मार्मिक कविता है, और आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपके विचारों से, सुनने से जोड़ देगी। मैं सुनाऊंगा आपको। वो ये है कि प्यास बहुत तेज से लगी थी मगर पानी में जहर था। सुनाई दे रही ना आपको कविता? ध्यान से सुनिए। प्यास बहुत तेज से लगी थी मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी के हल ना हुए, बस यही दो मसले जिंदगी के हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्याल मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा, ध्यान दीजिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है साहब, आराम कमाने निकलता हूँ एक आराम को छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायत तो बहुत है ए जिंदगी, शिकायत तो तुझसे बहुत है ए जिंदगी, मगर चुप हूँ कि तुझने जो मुझे दिया है वह बहुतों को नसीब न था। यदि आप इतना आप समझ गए कि आपके पास भगवान ने जो दो हाथ, दो आंख, दो कान, दो पांव जो दिए हैं, यदि आपने इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो शिकायतें खत्म हो जाएंगी। और जब शिकायतें खत्म हो जाएंगी तो सब्र बना रहेगा। जब सब्र बना रहेगा तो आत्मीयता और सम्मान दूसरों का बना रहेगा। और यदि समग्र रूप से यदि कहें तो यदि ये बना रहेगा तो आप अभिव्यक्त अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लिसनिंग का, हम जब कम्युनिकेशन
स्ट्रेटजी को पढ़ते हैं तो 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसको हम पढ़ाते हैं हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में यदि हम अंतर व्यक्त करें तो अमिताभ बच्चन केबीसी में किसी भी बात को बहुत एकदम इनोसेंट टाइप से सुनते हैं, इसीलिए वो उसके साथ घुल मिल जाते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। शाहरुख खान उतना ही वाचाल है, इसीलिए एक बार आए और वो फेल हो गए। तो लिसनिंग करना, सबसे पहले सुनना बहुत ध्यानपूर्वक किसी की बात को, फिर उसको अंडरस्टैंड करना कि वो व्यक्ति आपसे कहना क्या चाहता है, वो आप जानिए। यदि वो जान गए आप तो उसको फिर अपने मन से एनालाइज कीजिए कि ये व्यक्ति जो मुझे ये बात कह रहा है इसके पीछे का मकसद क्या है, किस सिचुएशन में कह रहा है। कई बार मूड अलग अलग होते हैं, यदि वो आप समझ गए तो आप जो उसका उत्तर देंगे अपने आप प्रभावी होगा, उसके बाद अभिव्यक्ति कीजिए। इसीलिए ये पूरे अभिव्यक्ति की भाषा के 3 तरह से संप्रेषण होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जिससे पूरा समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है। एक है लिखित ओरल रिटन, दूसरा है मौखिक ओरल और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। लेकिन इसमें से सबसे प्रभावी भाषा जो होती है वो आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में, आप सब लोग जानते हैं, ये युवा हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े होंगे, डिजिटल मीडिया वाले और स्मार्टफोन वाले। इस लड़की को आप जानते होंगे जिनका नाम है प्रिया प्रकाश बैरिया। देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा है? यस सर। देखा है ना। और इसका वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले जब वीडियो रिलीज हुआ था 60 सेकंड का, देखते ही देखते उसको जो है 4 मिलियन कितना मिलियन 48 घंटे के भीतर मिल गया। वो कुछ नहीं था, एक बस जैसे ही तुलसीदास पूरा रामचरितमानस में नैनो हुई में नैनो में पूरा प्रिय संभाषण पूरी 2 पेज की पंक्तियां लिखते हैं और वो बात तब जाकर व्यक्त होती है। और रामानंद सागर जो है एक सीन क्रिएट कर देते हैं अशोक वाटिका को, वहाँ सीता जी फूल चुनने जाती हैं और राम वहीं पे टहलते हैं, उनका नज़र एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे को देखकर संकोच करते हैं, ऐसे लगता है जो चाहिए वो बात बन गई कि हम इसी के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रिया प्रकाश बैरिया ने कुछ नहीं किया। आप देखिए इस प्रतीक की भाषा जो सिंबॉलिक भाषा है, साइन लैंग्वेज है, गूगल के साथ में अभी इसी भाषा पे काम भी कर रहा हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो आप देखिए 4 पिक्चर हैं और 4 पिक्चरों में वो प्रिया प्रकाश बैरियर अपनी पूरी बात कह देती है और लोगों को इतनी पसंद आती है कि पूरा वो जो है वायरल हो जाती है चीजें। तो आपका व्यक्तित्व जब आप किसी से मिले, कितने आत्मविश्वास के साथ मिलते हैं, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलते हैं, कैसा आप मुस्कुरा कर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों भाषाओं को आपको जानना बहुत जरूरी है, रिटेन, ओरल और बॉडी लैंग्वेज, लिखित, मौखिक और दैहिक भाषा। यदि आप जान ले गए तो मुझे लगता है जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब यदि आगे हम बढ़े तो आपकी भाषा, जिंदगी और हमारी परिस्थिति कैसी है, हमारे पास कितना समय होगा अभी, उसी हिसाब से मैं अपने को बांधने की कोशिश करूंगा। सर समय है, कोई दिक्कत नहीं है। समय है ना? जी जी जी। तो अब ये समझिए कि आपकी जिंदगी के पूरा परिस्थिति जो बनती है, जो स्टेटस बनता है, जो सफलता जिसको हम बोलते हैं बनती है, वो पूरा भाषा पर निर्भर करती है। तो आप देखिए भाषा, जिंदगी और हमारी स्थिति, लैंग्वेज लाइफ एंड अवर स्टेटस पूरा भाषा पे निर्मित करता है। जिंदगी में हम जहां भी आज होते हैं उसमें भाषा का 70% महत्व होता है। अब ये 70% योगदान कहाँ होता है? मैंने पहले ही कहा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके नॉलेज को यदि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है दबा देती है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो हाउ टू डेवलप अवर पर्सनालिटी किताबें पढ़ने से नहीं आती है। व्यक्तित्व का विकास तो रोज होता है, जो आप बात करते हैं, जो आप खेलते हैं, जो लोगों से बात करते हैं, जो आप मिलते हैं, इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम गुड स्पीकर, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, ऐसी किताब पढ़ने से व्यक्तित्व नहीं बनता है। व्यक्तित्व तो ऐसे बनता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो व्यवहार करते हैं, जो अभिव्यक्ति करते हैं, उससे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और यही व्यक्तित्व जो है आपकी सफलता के पायदान पे ले जाता है। तो 70% पूरे जीवन में योगदान होता है भाषा का, कम्युनिकेशन स्किल का, क्योंकि जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो क्या बात कर रहे होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है। दूसरी बात, जब हम किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि हम
इसी चीज को दो तरह से बोल सकते थे। एक है कि बिना पीपीटी का सहारा लिए, और दूसरा है कि बिना पीपीटी का सहारा लिए। जब हम बोलते हैं पीपीटी का सहारा लेकर, बिना पीपीटी का सहारा लेकर के, लेकिन जब हम एक यहाँ पे अपने आप को एक उसमें परिधि में बांट लेते हैं, आपके सामने कुछ विजुअल दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा हमारी अभिव्यक्ति जो है और रोचक हो जाती है और प्रभावी हो जाती है। और मुझे पता है कि इन पीपीटी के माध्यम से एक समय में हम इधर उधर बहुत नहीं भटकेंगे और हम अपनी बात समय पर समाप्त कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि आपका प्रस्तुतिकरण कैसे है और कैसे चीजों को महत्व। जैसे आजकल प्रोफेसरशिप में कई यूनिवर्सिटीज में, खासकर बाहर, तो ये होता है कि आप आधे घंटे का पहले प्रेजेंटेशन दीजिए, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू पीपल आर हैविंग, फर्स्ट यू हैव टू प्रेजेंट, हाउ टू कन्विंस टू द अदर्स द पैनल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप चीजों को कैसे किसी को प्रभावित करते हैं, बांधते हैं। तो 24 घंटे और 7 दिन, जैसे मैंने कहा, इससे अधिक भगवान किसी को नहीं देता। बस देता है तो एक शरीर दे देता है, उसमें एक आत्मा होती है, बोली और भाषा और आपकी अपनी होती है। उसको कैसे उच्चारण करना है, कितना उच्चारण करना है, कहाँ उच्चारण करता है, जिस दिन आप सीख लेते हैं तो वो आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह लिखने में आप देखिए, हमने पहले कहा भाषा के 3 प्रकार होते हैं। ज्ञान थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाने वाला आपके क्लास में एक ही होता है, जो किताब दूसरे पढ़ते हैं वही किताब आप भी पढ़ते हैं। लेकिन जब परीक्षाएं आती हैं तो टीचर भी वही होता है, क्लासरूम भी वही होती है, किताबें भी वही होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति एक ही चीज पर करके वो जो अभिव्यक्त कर दिया वो 2 या 3 घंटे में, वो कई बार बाजी मार ले जाता है और हम बाजी नहीं मार पाते। तो इस अभिव्यक्ति को प्रैक्टिस से आता है। बिल्कुल वो जो है इंटरटेनमेंट, जो विद्या बालन की एक मूवी आई थी, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, जिसको हम अंग्रेजी में बोले प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं जीवन में अपने प्रति, वो चीजें आपको और पारंगत करती चली जाती हैं और मैच्योर और परिपक्व होती चली जाती हैं। तो इसलिए ज्ञान सबका थोड़ा बहुत लगभग बराबर होता है, लेकिन अभिव्यक्ति जो उस 2 या 3 घंटे में जिसने अच्छे से कर लिया वो आगे निकल गया। इसीलिए पूरी जिंदगी को हम बोलते हैं, जिंदगी कुछ क्षणों को शब्दों और अभिव्यक्ति में, शब्दों और वाक्यों में अभिव्यक्त करने का नाम है। परीक्षा हाल से लेकर जिंदगी के तमाम प्रश्न इसी भाषा पर आधारित होते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति का माध्यम आपका सशक्त होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और विनम्रतापूर्ण होना चाहिए। तो आप किसी भी चीज को कहें, लेकिन बहुत विनम्रतापूर्ण ढंग से और पूरे तर्क के साथ सकारात्मक ढंग से करेंगे तो आप जीवन में, मुझे नहीं लगता कोई भी चीज कोई आपको रोक पाएगा। फिर इसीलिए आप देखिए, मैं बहुत सारा रिसर्च किया, जब इस पर मैं काम करता हूँ, बोलता हूँ, तो कुछ चीजें पढ़ता हूँ। लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा मैं सीखता हूँ बाहर की दुनिया से, लोग कैसे बोलते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। तो हम जब पढ़ते हैं तो आप देखिए गीता में भी लिखा है, जब वो कोई भी प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, दुर्योधन पूछते हैं, भीष्म पितामह पूछते हैं, तो मैक्सिमम टाइम पूरे आप महाभारत में देखे होंगे कृष्ण कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। ये मुस्कुराहट अपने आप में एक उत्तर होता है, क्योंकि वो सामने वाले को लगता है कि ये कैसे प्रश्न है, सब जानते हुए भी मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराहट अपने आप में एक उत्तर होती है। इसीलिए बोलते हैं तोल मोल के बोल। कई आपको लोग प्रवोक करना चाहते हैं, लेकिन आप तुरंत यदि उत्तर दे दिए तो आप समझ जाइए कि आप उसके जाल में फंस गए। लेकिन कहते हैं जिसने सह लिया उसने सब कुछ कह लिया। तो कृष्ण, बुद्ध, महावीर की जितनी इमोजीज आपको बनी होंगी, चाहे कृष्ण की फोटो देखिए, बुद्ध की फोटो देखिए, महावीर की फोटो देखिए, ये मुस्कुराहट वाली छवि के साथ बनी होंगी। आप बैठेंगे, एकाग्र में बैठे हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे होंगे, ऐसे लगता है कितना धीर गंभीर व्यक्ति है, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार है। बस जीवन इसी का नाम है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है जीवन में परेशानियां सबके पास आती हैं, समस्याएं सबके पास होती हैं। ये कहानी आपने सुनी होगी, जो टूट गया वो सड़क का कंकर बन जाता है, जो ना टूटा वो लगा रहा, धैर्य नहीं खोया, सब्र नहीं खोया, वो मंदिर का शंकर बन जाता है। यदि आपने नहीं सुनी है तो मैं एक उदाहरण के साथ बता दूं। ये कहानी जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि मकराना जो राजस्थान में, वहां से पत्थर निकालने वाले जो कारीगर थे, वहाँ कर्मचारी जो थे, एक मकराना से एक पत्थर निकालते हैं। वो संगमरमर का पत्थर है, मार्बल का पत्थर है, और पत्थर दो अलग एक ही साइज के होते हैं, एक ही आकार के होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। और उसको क्या है, मान लीजिए कि कहीं जाना है,
मंदिर बनाने के लिए। तो क्या होता है, कुछ पत्थर जो है ट्रक पे चढ़ाते हुए, ट्रेन में चढ़ाते हुए कुछ कहीं से कुछ टूट गया, कहीं कुछ टूट गया, फिर धीरे धीरे उतारते हुए कुछ टूट गया। फिर जो है तो कारीगर जो मिस्त्री होता है उस पत्थर में बार बार चोट करता है कि देखता हूँ ये कितना सह लेता है, और कई बार वो हथौड़ी पे हथौड़ी मारता है तो कोई एक पत्थर जो होता है उसमें से एक नाम का जो पत्थर होता है वो कई बार जो है कि टुकड़े टुकड़े हो जाता है, नहीं सह पाता उस दर्द को, वो बोल जाता है, वो अभिव्यक्त कर देता है अपने आप को, जो अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पत्थर है जो हथौड़े मार मार करके भी, हथौड़े को सह सह करके भी, जो चोट खा कर भी नहीं टूटता, सकाल रहता है, उसका मिस्त्री उसी को जैसा सेध देना चाहता है। आप कहीं भी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमेशा वो व्यक्ति आगे हो जाता है जिसको जो व्यक्ति काम कराना चाहता है उसके अनुकूल यदि आप समझ लेते हैं, जिसको हमने बोला एनालाइजिंग देन एक्सप्रेसिंग, आप उसके समझ लेते हैं बातों को, वो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चोट खा करके भी, बार बार चोट खा करके भी जो नहीं टूटता है, और जो व्यक्ति उसको आपको एक मन शंकर का रूप देना चाहता है, एक छवि गढ़ना चाहता है, वो गढ़ लेता है। और इसीलिए जो टूट जाता है, इसीलिए कहते हैं कि जो टूट गया वो सड़क का कंकर बन जाता है, और जो नहीं टूटा तमाम तरह की बाधाओं और समस्याओं और परेशानियों के बाद वो मंदिर के भीतर का संकर बन जाता है। उसी को लोग पूछते हैं, और जो टूट गया वो तो फिर चलने के काम आता है, वो चुभने का काम आता है। तो इस चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर कुछ पूछना है? अभी बाद में पूछ लीजिए, जो भी सवाल है बाद में पूछिए। बाद में पूछिएगा, अभी सर को वक्तव्य देने दीजिए। ठीक है, जो भी पूछिए बाद में नोट कर लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। मैं जल्दी खत्म करूँ 10-15 मिनट में, आप टेंशन मत करें। तो ये चीजें हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए, कई बार मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, खास करके लड़कियां जो होती हैं सेल्फी लेती रहती है। मुस्कुराहट सी सेल्फी से, मुस्कुराहट भरी सेल्फी से यदि आपका पूरा व्यक्तित्व इतना अच्छा हो जाता है तो सुबह सुबह जब आप उठें, मुस्कुरा करके बात करें तो आप जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितने लोगों को आप अपनी मुस्कुराहट से फिदा कर लेंगे। ये पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो ये भी एक दैहिक भाषा का प्रकार हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझिए। फिर इसके बाद है आंतरिक बनाम बाह्य भाषा। आंतरिक बनाम बाह्य भाषा ये होती है कि जो व्यक्ति अपने अंदर को, प्रकाश को नहीं समझ पाया, ताउम्र गुजर जाती है, लेकिन आदमी अपने आप को नहीं पहचान पाता। तो एक्सप्लोर योरसेल्फ। जितनी भी दुनिया की किताबें होंगी सब लोग यही बताते होंगे, अपना आत्मावलोकन स्वयं करें। बुद्ध भी बोलते हैं स्वयं का प्रकाश बनो, ठीक है, दूसरे के लिए मसाल बनो। तो सब कुछ अंदर है। राबिया जो है सूफी संत थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा भक्ति काल में। एक बार उनकी कहानी बड़ी रोचक कहानी है, मैं भी जब पढ़ा तो बड़ा अच्छी लगी कि एक बार राबिया जो है बहुत खोजने के बाद, भगवान को खोजने के बाद बोली भगवान कुछ नहीं है। वो जाके अपनी झोपड़ी में बैठ गई और बोला कि भगवान को खोजना है तो अंदर ही खोजो। तो वो जब अपने एक झोपड़ी में बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगी तो बाहर आके जो उसके साथ रोज मंदिर जाते थे, भगवान को ढूंढने के लिए जाते थे, जो उनके जीवन की यात्रा के सहयात्री थे, एक दिन आकर के उनसे बाहर से फिर आवाज लगाते हैं रोज की तरह और कहते हैं राबिया राबिया तू झोपड़ी में कहाँ बैठी है, बाहर निकल, आज देख आसमान कितना सुंदर दिख रहा है, आज सूरज कितना अच्छा से निकला हुआ है, देख शायद भगवान नहीं कहीं नजर आ जाए। तो राबिया अंदर से ही बोलती है कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे तो अंदर ही अंदर मैं जिस प्रकाश को महसूस कर रही हूँ वो तुम बाहर बैठ के कभी नहीं महसूस कर पाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं जो अपने बस में कर लिया। यदि हम गांधी जी की जीवनी पढ़े, सत्य और अहिंसा वाला, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाला, तो एक बड़ी अच्छी किताब मेरे हाथ लगी। एक दिन मैं पढ़ रहा था समरी, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, लियो टॉल्स्टॉय की किताब है। जब उसका मैं 4-5 पेज पढ़ा तो पता चला कि पूरी जो फिलॉसफी है गांधी जी का, पूरा सत्य और अहिंसा की फिलॉसफी है, ये इसी किताब से लिया गया। और गांधी जी ने लिखा भी है कई जगह पे कि यदि लियो टॉल्स्टॉय का मेरे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, यदि मेरे पास ये किताब नहीं होती, मैं उनको नहीं पढ़ा होता, तो मैं इस तरह चीज को अनुभव नहीं कर पाया होता। तो उसकी किताब का टाइटल है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ईश्वर का साम्राज्य आपके अपने अंदर है। और इसको जितना जल्दी जो व्यक्ति पा गया वो जीवन में उतना ही आगे बढ़ जाता है। चंद्रगुप्त की जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है,
स्कंदगुप्त, आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, जब तक बात समझ में आती है, जब तक फूलों की माला गूंथी जाती है तो फूल कुम्हला जाते हैं, जब तक अकल आती है तो उम्र गुजर जाती है। बिल्कुल जीवन ऐसा ही है। यदि आपने आंतरिक प्रकाश को ढूंढ लिया, अंदर की भाषा को पहचान लिया, तो आप जब बोलेंगे किसी से तो बहुत प्यार से बोलेंगे। सामने वाला कैसे भी व्यक्त करे, आप जिस दिन प्यार से बोलना चालू कर देंगे, वो जीवन आपको आगे सफलता ही दिलाएगा। इसीलिए कहते हैं तोल मोल के बोल। रघुवीर साहब भी कहते हैं, पहले पाने दो हमें वो भाषा जिसके दो अर्थ नहीं है। आपकी भाषा सीधे और सरल ढंग से सामने वाले के पास तक पहुंचेगी, बिल्कुल जो है आप कहना चाहते हैं वो पहुंचेगी, जिसको हृदय तक पहुंचेगी। इसीलिए कहते हैं पहले पाने दो मुझे ऐसी भाषा जिसके दो अर्थ नहीं हो, जिसको हम सटायर में किसी को हम बात कहना चाहते हैं। आजकल पूरी व्यक्तित्व लोगों का क्या हो गया है, हम कहना कुछ और चाहते हैं और उसका मंतव्य कुछ और होता है। तो हम व्यंग्यात्मक भाषा में, व्यंजना में बात करते हैं। अभिधा तो रही नहीं गई, अभिधा खत्म लगभग हो गई है। जिस दिन आप अभिधा में बात करेंगे, आंखों में ही आंखों में बात करेंगे, अंदर से प्रकाशित होकर के जब आप बात करेंगे तो बाहर वालों को भी प्रकाशित करेंगे, और जो बाहर वालों को प्रकाशित करेंगे तो स्वयं आपका जीवन प्रकाशित होता चला जाएगा। तो इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप आंतरिक, बाह्य, लिखित, मौखिक और दैहिक यदि समझ लिए तो भाषा पूरे व्यक्तित्व का आपका विकास कर देती है, और इसको हमें समझने की जरूरत है। निष्कर्ष रूप से हम कहें तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है, हमने पहले ही कहा कि 70% पूरे जीवन में जहां तक आप पहुंचते हैं उसमें पूरी तरह भाषा का योगदान होता है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है, परिलक्षित करती है, और इसी के माध्यम से आपका पूरा व्यक्तित्व जो है सुशोभित होता है। एक तरह से हम कहें भाषा वह नजरिया है जिसके माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति का विश्लेषण कर पाते हैं, और अंत में लास्ट नॉट द लीस्ट, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोर, औरन को शीतल करे खुद ही शीतल हो। तो किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, आप अपना प्रकाश बनिए, अंदर से प्रकाशित हो जाइए, तो सामने वाला अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, और सामने वाला जब प्रकाशित हो जाएगा तो आपका उजियारा, आपका जो एक तरह से जो आप चाहते हैं अपने आप सबको दिखने लगेगा, उससे रास्ता ढूंढने लगेगा, उसको एक तरह से आप मार्ग प्रशस्त करने लगेंगे, और मार्ग प्रशस्त करने वाले ही जो है दूसरे का जीवन बनाते हैं, क्योंकि वो खुद पहले अपने जीवन को साध लिए होते हैं। जब आप अपने को साध लेंगे तो आपकी वाणी भी सज जाएगी। आपकी जब वाणी सज गई उसमें शीतलता आ जाएगी, और जो शीतलता आ जाएगी तो पूरा व्यक्तित्व जो है आपका प्रभावी हो जाएगा, और आप जैसा भी निर्माण अपने आप को निर्मित देना चाहते हैं वैसा बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया, और मुझे लगता है कि मैं आपको बोर नहीं किया होऊंगा। मुझे लगता है अपने विषय से मैं जो भी है उसको कर पाया हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भदौरिया का और डॉक्टर अमृता का, और खास करके इस कार्यक्रम की संरक्षक प्रोफेसर श्रीवास्तव मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और संस्कृत समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कोई सवाल है तो जरूर पूछे, स्वागत है, अच्छा लगेगा मुझे। किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सर से अपने प्रश्न रख लें, उसके बाद में हम औपचारिक कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे। जो विद्यार्थी अपने प्रश्न रखना चाहें वो रख सकते हैं सर से। सर जी सर, एकाग्रता कैसे बनाएं? किसी विषय, किसी ध्यान करना है तो? जी क्या होता है, हम लोग बाहर भटकते हैं। एकाग्र करने के लिए जिस दिन आप अपने लिए समय निकालना चालू कर देंगे, आपको 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे में यदि हम टाइम को मैनेजमेंट करें, यदि हम टाइम मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल में पढ़ाते हैं तो 24 घंटे मिलते हैं, तो एवरेज लाइफ का 8 घंटे, यदि 60 साल की एवरेज लाइफ होती है तो 8 घंटे हम सोने में देते हैं। मतलब 20 साल हम सोने में दे दिया, 8 घंटे आप स्कूल से लेकर ऑफिस तक दे दिए, तो आपका 40 साल चला गया। और जब 40 साल बचा तो सिर्फ आपके पास 8 घंटे बचते हैं, क्योंकि 24 घंटे मैंने पहले ही कहा, तो 8 साल ही बचे। एक निवेदन है आप लोगों से, यदि आप ये लोग कमेंट मुझे जो आप लिख रहे हैं, मुझे कोई स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देगा मेरे व्हाट्सएप पे, तो अच्छा रहता है। ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है, मेरे लिए प्रेरणा होती है जी। और कैमरा वगैरह यदि आप खींच लें, क्योंकि मैं खींच नहीं रहा फोटो, तो ये थोड़ा मेरा निवेदन है जो करना चाहें।
तो ये चीजें कि एकाग्रता की जहाँ तक बात है जी, एक मिनट विष्णु जी, मैं इसका उत्तर दे दूं। तो ये चीज है कि आप जैसे आपको 8 घंटे जो मिले, 40 साल तो आपकी जिंदगी के चले गए, जो 8 घंटे मिले, 8 घंटे में 4 घंटे मात्र पढ़ते हैं, लेकिन 4 घंटे पढ़ने के बाद आप चिंतन मनन कितने घंटे करते हैं? हमें लगता है हम 0 करते हैं। जिस दिन आप जो है अपने आप को समय देकर कि आप मेरा आज का पूरा समय गया कहाँ, मैंने क्या किया, आप जो कल थे उससे आगे बढ़ने के लिए आपने कितना आगे अपने आप पे काम किया, जिस दिन आप सोचने लगेंगे, आप आंख बंद करके या अकेले बैठ करके थोड़ा सा समय देंगे, सुबह उठ करके या शाम को सोने के पहले दिन भर का आप विश्लेषण कर लेंगे, तो आपका धीरे धीरे ये आपकी अभ्यास बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगा। और जिस दिन आदत बन गया, तो जिस दिन आदत बन जाती है उसी दिन से व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। सर मैं पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए जरूर। सर आपने अभी बताया जैसे भाषा एक नजरिया है जिससे किसी व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जा सकता है, तो सर क्या इससे समुचित व्यक्तित्व का विश्लेषण हो सकता है? जैसे अभी आपने बताया रघुवीर साहब जी की एक पंक्ति के द्वारा कि पहले पाने दो हमें वो भाषा जिसके 2 अर्थ न हो, तो सर क्या उसी भाषा के 2 अर्थ के तहत उसके 2 विश्लेषण नहीं हो सकते? बिल्कुल, मैंने वही बोला कि यदि आप 2 अर्थी भाषा बोलेंगे तो व्यंजनात्मक हो जाएगी, व्यंग्यात्मक हो जाएगी, और हम अभिधा की बात करते हैं। मैंने इंटरव्यू में क्या बोला, हम जो सवाल जानना चाहते हैं, यदि आप मेरे प्रश्न को, हम क्या करते हैं, सवाल पूरा सुनते नहीं। जब हम लिखते हैं तो कई बार जल्दबाजी में बस ये तो आता है हम लिखना चालू कर देते हैं, तो कई बार केस स्टडी रिलेटेड होता है, तो आप समझिए प्रश्न को, जो बोलता है उसको समझिए। इसीलिए मैंने कहा लिसनिंग कीजिए। जिस दिन आप अच्छे से सुनना आ गया अमिताभ बच्चन के जैसे, उस दिन से उत्तर देना अच्छा आ गया, और जिस दिन से उत्तर देना आपको आ गया तो सामने वाला वैसे ही प्रभावित हो जाएगा। इंटरव्यू देना मैं इतने दिनों के बाद समझ पाया कि एक कला है। यदि आप जैसा चाहें वैसा सामने वाले को अपनी तरफ खींच सकते हैं, और वो तभी आएगा करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुदान। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक दिन में चीजें नहीं आती। सर मेरा जो फ्लुएंसी सर जो होती है सर, उसको हम कैसे एक करके बोलो। विष्णुकांत चतुर्वेदी जी। सर जो फ्लुएंसी होती है, हम सर उसे अगर अच्छा अगर होना चाहें तो वो सर उसके लिए क्या कुछ हो सकता है सर? फ्लुएंसी बनाना है, प्रभावी संचार करना है, संप्रेषण करना है, तो उसका पहला चरण है अध्ययन। मैं भी कई बार टेलीविजन चैनल में जाता हूं और कई बार मैं थोड़ा भी नहीं देख पाता, और मैं तैयारी जब करके नहीं जाता तो मुझे दूसरे का मुंह ताकना पड़ता है। और जिस दिन मुझे आधे या 2 घंटे पहले कोई बता देता है साहब आपको आज आना है, इस विषय पे बोलना है, तो यदि मैं थोड़ा आधे और 1 घंटे अध्ययन कर लिया तो मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने विषय को रख पाता हूँ। तो अध्ययन जितना आपका गहरा होगा, मुझे लगता है आपका पूरा व्यक्तित्व उतना ही भरा होगा। जी सर। सर मेरा एक प्रश्न है जी। सर्वप्रथम सादर चयन पर सर, मैं आयुष गुप्ता, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का छात्र हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि आमतौर पे जब एक बात कही जाती है कि अगर आप जो है कहीं भी कम्युनिकेशन के लिए आप जा रहे हैं, कहीं भी कोई स्पीच के लिए जा रहे हैं, तो आमतौर पे आप बहुत संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग न करें, बल्कि कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करें जो आमतौर पे लोक में प्रचलित हैं। ऐसे लोक शब्दों का प्रयोग करना क्या उचित रहेगा? क्या अपने भाषा का स्तर गिरा करके जिसमें हम संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, तो क्या सर ये उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो आपको बोला कि सहज सरल और एकदम से आम जन की भाषा। पहले मैंने बोला वाईबी रेड्डी साहब का कि देश काल और समय सापेक्ष होती है भाषा। यदि आप समझ गए, अब आप जाके आपको अंग्रेजी आती है और हिंदी जानने के वाले के बीच में आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे लगेगा? ठीक है, आप उसकी आम बोलचाल में, तो हमने शुरुआत ही वहीं से की थी कि भाषा देश काल और समय सापेक्ष होती है, आम जन की बोलचाल से शुरू होती है। उसमें सांस्कृतिक निष्ठ होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यदि आप किसी के दिल में उतरना चाहते हैं तो उसकी जुबान में बोलना चालू कर दें। आप जैसे साउथ में जाएं तो बड़कम कर दीजिए, आप अरबी में जाते हैं मिडल ईस्ट में के फिलहाल शायद आपका क्या हाल चाल है मित्र, यदि आप ऐसे कर देते हैं, सलाम वालेकुम कर देंगे, लोग अच्छा लगेगा। मराठी में जाएंगे तो आप बोलेंगे कसा काय भाऊ, भाऊ आप कैसे हो।
तो आपका शुरुआत यदि ऐसा कर देते हैं, बाकी आप हिंदी में कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने उसकी भाषा को सम्मान दे दिया, उसकी विचार को, उससे अपनापन जोड़ लिया। बस यही कहने की जरूरत है, इतना आना जरूरी है। जी सर, थैंक यू सर। सर जी सर, भाषा अभिव्यक्ति में आत्मा अवलोकन, ये सर हम इनके बारे में नहीं समझ पाए, पुनः अगर समझाने का प्रयास करें। नहीं सुन पाए या समझ नहीं पाए, क्या हुआ? समझ नहीं पाए सर। अच्छा, समझ नहीं पाए। अच्छा, ये जो है, एक मिनट है। तो आत्मावलोकन दो चीजें होती हैं, एक है कि अपना इंटरेस्ट, स्वयं का इंटरेस्ट, और दूसरा है आत्मावलोकन। स्टीफन स्पीलबर्ग की बड़ी एक अच्छी स्टोरी थी, अब मैं बोलूंगा तो समय लग जाएगा, बड़ा मजेदार किस्सा है ये, यदि अनुमति हो तो मैं सुना दूं आपको, तो समझ में आ जाएगी। यस सर, बता दीजिए आप। हाँ सर, सुना दीजिए सर। तो क्या होता है कि हम लोग, क्या होता है, जब बचपन में होते हैं तो हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को आर्मी का बनना है, तो ऐसा चीजें जो है हम सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं होती। मान लीजिए आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट बनना है, आपका 5 फीट 6 इंच नहीं है, तो आपको फिजिकली, शारीरिक रूप से ही अनफिट है। फिर आप दौड़ने में से अच्छा नहीं दौड़ पाते हैं, आपकी इच्छा तो बहुत है, रुचि भी बहुत है, यदि आप दौड़ने में सही नहीं है तो फिर आप वहां फेल हो जाएंगे। यदि आप जो है अच्छे डिबेटर बनना चाहते हैं लेकिन आपका अध्ययन अच्छा नहीं है, तो ये सब चीजें, रुचि अलग है, इंटरेस्ट अलग है, लेकिन आत्मावलोकन अपने आप को, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, जब पर्सनालिटी की बात क्लास लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस करो, अपना आत्मावलोकन करो। स्वॉट का मतलब है सबसे पहला स्ट्रेंथ, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबी होती है, सब में सब कुछ चीजें नहीं होती है, एक चीज ध्यान रखिए, हर एक व्यक्ति में लेकिन कुछ ना कुछ खूबी होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। दूसरा है वीकनेस, सब में सब कुछ कमजोरियां होती है। जैसे यदि मुझे कहिए मैथ बता दीजिए, स्टैटिक्स पढ़ा दीजिए, बिल्कुल नहीं आता है, कम्युनिकेशन स्किल पे बात करना है, मैं बात कर लूंगा, तो हमारी कमजोरी है मैथ और स्टैटिक्स बात करना, तो वीकनेस होती है। फिर अपॉर्चुनिटीज, मैंने पहले ही कहा कि 24 घंटे 7 दिन से ज्यादा भगवान किसी को नहीं देता। और थ्रेट माने कंपटीशन, सबके लिए बराबर होता है। बस इसको जानना है कि जब आप अपने आप को समझ लिए, अपनी ताकत को समझ लिए, उस ताकत को और इम्प्रूव कीजिए, जो आपकी कमजोरी थोड़ा उसको सुधार कीजिए, और धीरे धीरे, तो इसीलिए स्टीफन स्पीलबर्ग का क्या हुआ कि वो बहुत गरीब परिवार से थे, जिनको 7 ऑस्कर अवार्ड मिला था जुरासिक पार्क के लिए, आप लोग जानते होंगे। तो वो क्या हुआ कि जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बोला कि यू आर नॉट एबल टू मींस फाइट इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दिस इज नॉट कैपेबल फॉर यू, बेसिकली दिस इज नॉट फॉर यू। ऐसा करके उनको डिस्करेज किया किसी ने, आप कर नहीं पाओगे। तो लेकिन स्टीफन स्पीलबर्ग जानते थे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे अपना रोजगार भी ढूंढना है, पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं मुझे नौकरी भी करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, और साथ ही साथ जो उनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट था एडिटिंग, वो उसमें जाकर के एक दिन बोलते हैं एक बड़ी कंपनी में, फिल्म मेकिंग कंपनी में, कि मुझे कोई रोजगार मिलेगा, मेरा जो इंटरेस्ट है एडिटिंग में है, संपादन में, फिल्म एडिटिंग में। तो बोला ठीक है, हम तुम्हें पार्ट टाइम रखेंगे लेकिन इतना पैसा देंगे। तो उन्होंने जो है वो उस तरह से उनको मौका मिला, और वहाँ पे एडिटिंग में धीरे धीरे इतना रम गए, और एडमिशन में उन्होंने कहाँ पे, हार्वर्ड में फिल्म स्टडीज में ही लिया था। इतना रम गए क्योंकि हार्वर्ड में जो बुक में पढ़ते वो वहाँ पे फिल्म स्टूडियो में जाके काम करने लगे, और धीरे धीरे इतनी बढ़िया एडिटिंग सीख ली कि जो आपको किताबों से ज्ञान मिलता वो प्रैक्टिकल करते मिले। और तब तक नहीं रुके, 37 साल तक उस व्यक्ति ने एडिटिंग ही किया, और तब तक नहीं रुका जब तक जुरासिक पार्क को 7 ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। और 37 साल बाद उन्होंने हार्वर्ड में दोबारा एडमिशन लिया, इसलिए उनके बच्चे हो चुके थे, और बच्चे बोलते थे पापा यू फर्स्ट ईयर फेल, आप फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए थे। तो बोला कि बच्चों को जब हम पढ़ाई का महत्व बताते थे तो वो मेरे ऊपर हंसते थे, इसलिए मैंने स्किल तो डेवलप कर ली थी जो मुझे चाहिए था, लेकिन वो स्किल मुझे फील्ड से आई, और वो मैं तब तक नहीं रुका जब तक अपना आत्मावलोकन स्वयं नहीं कर लिया कि मुझे जीवन में करना क्या था। इस तरह चीजें जो है आप हासिल कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं आत्मावलोकन बहुत जरूरी, स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये मुझे प्रश्न की
प्रश्न की श्रृंखला को मुझे लगता है कि बंद किया जाना चाहिए। ये क्योंकि हमारे लिए तो अनवरत रूप से चलती ही रहेगी। सुनने में भी बहुत अच्छा लगा है, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। इस बाध्यता को जानते हुए हम जो है आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उन्हें आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं इन शब्दों के साथ साथ में कि भाषा जो है वो ज्ञान, अभ्यास और अभिव्यक्ति तीनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारी जो व्यक्तित्व निर्माण में पूर्णता है उसको वो लेकर के आता है। मुझे लगता है कि हमारे साथ में मेरे साथी जो गीतकार हैं, सहायक आचार्य हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, डॉक्टर विनम्र सेन सिंह, वो जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे शोधार्थी, अन्य शिक्षकगण सभी का आभार व्यक्त करें। आवाज सुन रहे हो तो हरिओम। विनम्र जी। जी धन्यवाद आदरणीय अमृता मैडम। केंद्रीय सांस्कृतिक समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष व्याख्यान में डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, सांस्कृतिक आज के कार्यक्रम की संचालन कर रही डॉक्टर अमृता जी, और इस सांस्कृतिक समिति ही नहीं अपितु पूरे विश्वविद्यालय परिवार की संरक्षक माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, मैं आप सभी के प्रति आभारी हूं और खासकर डॉक्टर बघेल साहब के प्रति आभारी हूं कि उनके इस यशस्वी उद्बोधन से हम सभी श्रोताओं को व्यक्तित्व निर्माण और उस व्यक्तित्व के निर्माण में भाषा की भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें जानने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए श्रोता के रूप में, प्रश्नकर्ता के रूप में सभी शोधार्थियों, परास्नातक के विद्यार्थियों, स्नातक वर्ग के विद्यार्थियों, सभी का मैं हृदय से सांस्कृतिक समिति की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके जुड़ने से, उनके सहभागी बनने से यह कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल व्याख्यान की श्रेणी में दर्ज हुआ। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम सर। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, धन्यवाद सर।